नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एलोवेरा की उन्नत तकनीक से खेती। अनाज को भंडारण करने की तकनीक। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वारपाठा या एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आप इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत से। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पड़ती भूमि, जिस भूमि में आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं, कृषि की कोई भी फसल, धान, अन्न, कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ऐसी भूमि में आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। और एलोवेरा की खेती करके नहीं आप बहुत अच्छी आमदनी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी फसल है जो बंजर ज़मीन में भी आपको लाभ दे रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई एलोवेरा की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC 111271, IC 111280, IC 111269, IC 111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाई एलोवेरा की खेती के लिए ज़मीन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। खेत की जो पड़ती भूमि है उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद में देखना है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या हो। तो ऐसे जो जल भराव वाली जगह हैं उनको अपन को समतल करना है और समतल करने के बाद में फिर उसको अपन अच्छे से 1-2 बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद में फिर उसमें अपन अगर 1 एकड़ की बात करें तो 10 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाएं। और सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद में फिर एक जुताई करनी है, जिससे क्या होगा कि जो खाद आपने डाला था वो पूरे खेत में मिल जाएगा। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई एलोवेरा का जो स्लिप्स लगती हैं उनको एक अच्छी ऑथेंटिक या रजिस्टर्ड कंपनी से ही लें, उसके बाद में खेतों में रोपित करें। किसान भाई ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की जो बीज की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट होने चाहिए,
उसके बाद में इसमें बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई 5 से 6 दिन में किसान भाई करते रहें। और दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बारिश के महीने में ये जो पौधा रहता है वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है। तो जल भराव की समस्या जहाँ भी खेत में दिखे वहाँ उसको निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था बनाएं, नालियाँ बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि जल जो है वो पूरे खेत से बाहर निकल जाए और आपकी सड़न की समस्या कम से कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी फसल है जो कि पड़ती ज़मीन में बहुत आसानी से हो सकती है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा की जो मार्केट में कीमत है तो 4 से 5 रुपये किलो ग्रीन जो होता है, जो एलोवेरा की पत्तियाँ होती हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं। और ये जो फसल है वो 2 से 3 साल तक लगातार चल सकती है इसमें, क्योंकि जो स्लिप्स हैं वो जो राइजोम्स होते हैं वो साइड से निकलते रहते हैं एलोवेरा में, और ये मल्टीप्लाई होते रह सकता है। तो लगभग 2 से 3 तुड़ाई इसमें की जा सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती है। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें बाजू से जो राइजोम निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उनको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 से 1.5 रुपये बाजार में रहती है। तो ये लगा लीजिए आप 1 हेक्टेयर ज़मीन से लगभग 2,500 से 3,000 सकर्स निकाले जा सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में फिर रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो ऐसे करके नहीं, आप साल भर में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये के शक्कर बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि पड़ती भूमि पर बहुत आसानी से उग सकती, जो भूमि किसी भी फसल के लिए योग्य नहीं है उस भूमि पे आप ये एलोवेरा लगा के नहीं बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कहा एसएमएस से कर्नाटक को बचाना, एसएमएस मतलब सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कहा ये तीनों कर देंगे कर्नाटक का भविष्य को खराब। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तबीयत में सुधार। 24 तारीख को विधानसभा के दौरे के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। अचानक चक्कर आने के बाद ग्वालियर में किया गया भर्ती। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। सोशल मीडिया में ट्वीट कर जताया बयान पर खेद। कहा किसी की भावना आहत हुई तो चाहता। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। इस समय फसलों की कटाई चल रही है और कई फसलों की कटाई हो चुकी है। जो भी अनाज मिला उसका सही भंडारण बहुत जरूरी है ताकि आगे चलकर उन अनाजों को बेचकर अच्छा फायदा लिया जा सके। लेकिन कई बार भंडारण के समय लापरवाही के चलते इन अनाजों में फफूंद और कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिससे अनाज खराब हो जाता है। इसलिए भंडारण के समय विशेष ध्यान रखें, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ अर्नव कुंडू। जैसे हम लोग इतना मेहनत करके फसल उगाते हैं, फिर उसको हम साल भर रखने का कोशिश करते हैं ताकि हम आगे बेच पाए या खा पाए। अब जो इतना मेहनत किए उसका करने के बाद हम अगर स्टोरेज जो उसको जब संचय करते हैं उसमें अगर ध्यान नहीं दे तो क्या होगा, इतना मेहनत पे बहुत सारा नुकसान आ सकता है।
इस समय गेहूं की कटाई तेजी पर है। अन्य फसलों जैसे चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि की कटाई लगभग हो चुकी है। अब इन अनाजों को भंडारण करने का समय है और भंडारण का कार्य बहुत सावधानी के साथ करने की जरूरत होती है। तो इसमें कुछ सावधानियां हमको बरतना पड़ेगा। क्या है, पहली चीज़ है मॉइस्चर, नमी। जब हम लोग अनाज हम हार्वेस्ट किए उसमें क्या होता है, नमी बहुत ज़्यादा रहता है, उसको पहले बढ़िया से सुखाना पड़ेगा। गेहूँ ये सब जो अनाज है इसमें जो स्टोरेज के टाइम जो मॉइस्चर है वो 12 से 14% रहना चाहिए। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें फफूंद या फिर बाकी जो कीट पतंग है वो उसका उपद्रव बहुत पाया जाता है, जो जाके आगे जाके बहुत नुकसान करता है। तलहन की बात करें, जैसे आपका राई हो गया, उसमें जो मॉइस्चर है वो 7.5% ही होना चाहिए। मतलब उसको और ज़्यादा अच्छे से सुखाना पड़ेगा हम उसको स्टोरेज करने के लिए। और जो दलहन प्रकृति का फसल है, जैसे आपका मूंग हो गया, मसूर हो गया, हाँ, ये सब को स्टोरेज करने के लिए हमका टेम्परेचर जो है 10 से 12% होना चाहिए। जब स्टोरेज करेंगे उसमें क्या होता है, बहुत पैमाने में डर्ट मतलब कीचड़ ये सब भी पाया जाता है, तो वो सब भी क्या है, हमारा कीट पतंग जो है उसका एक पैमाने में उसको मदद दिलाता है। इसलिए जब स्टोरेज करेंगे तो ये सब जो खराब चीज़ है मतलब गंदगी है उसको यहाँ से दूर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्टोरेज जो है वो बढ़िया रहेगा। अनाजों का भंडारण बोरे में या ड्रम में किया जाता है। अगर आप बोरों में भंडारण कर रहे हैं तो जिस कमरे में भंडारण करना है उस कमरे का उपचार जरूर कर लें। इसके लिए मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव करना चाहिए। बोरियों में अनाज भरकर रखने से पहले इन बोरियों को मेलाथियान 50 EC के घोल में उपचारित करके सुखाने के बाद भंडारण करें और चूहों से सुरक्षा के लिए 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड के साथ 19 ग्राम सत्तू या आटा में थोड़ा सरसों तेल मिलाकर और 10 ग्राम की गोली बनाकर चूहों के आने जाने के रास्ते पर रख देना चाहिए। अगर ड्रम में भंडारण कर रहे हैं तो ड्रम की भी ठीक से साफ सफाई कर लें। फिर दूसरा बात हम करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब वायु में जो आपका मॉइस्चर रहता है उसके बारे में। जितना ये भी है कि अगर वायु में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो तब भी जाके हमारा जो कीट पतंग है उसको बड़े पैमाने में वो मदद करता है। इसलिए जहाँ पे हम स्टोर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे वायु संचलन सही होना, वेंटिलेशन होना चाहिए और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको 15% से नीचे रहेगा तो बढ़िया रहेगा। बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, तापमान जितना ज़्यादा रहता है हमारा कीट पतंग भी उपद्रव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो स्टोरेज टेम्परेचर है मिनिमम 25 डिग्री से कम होना चाहिए और जो है एकदम मान लीजिए 5 से 25 ये जो रेंज है इसमें हमको स्टोर करना चाहिए। भंडारण करते समय हवा के रुख का अवश्य ध्यान रखें। अगर पूर्वा हवा चल रही हो तो तब भंडारण का कार्य न करें। अगर आप भंडारण में जहरीली दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो नीम के पत्ते या लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं जिनका किसान प्रयोग करते हैं। और जो है अब किस में कौन सा स्टोरेज इक्विपमेंट में हम उसको स्टोर करेंगे। बहुत लोग बैग यूज़ करते हैं, बहुत लोग कंटेनर यूज़ करते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर मेटालिक कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें अगर जो अनाज को रखेंगे तब जाके जो क्षति होने का चांसेस है वो तो बहुत घट जाता है। हालांकि गांव में बहुत कम लोगों के पास ये पाया मौजूद रहता है जो मेटालिक कंटेनर का बात मैं कर रहा था। इसलिए अगर बैग में रखना है तो एक चीज़ सावधानी बरतना पड़ेगा कि जो बैग हम स्टैक करेंगे वो दीवार से एटलीस्ट 60 से 70 सेंटीमीटर दूरी पे रहे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी दीवार से भी डैम्प आ जाता है तो जो जाके आपका जो जूट का जो थैला होता है, ठीक है, उससे डैम्प ले लेता है और जाके आगे जाके क्षति करता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हम स्टैक करेंगे, जहाँ पे हम अनाज को गोदाम में रखेंगे, स्टैक करेंगे, हर एक स्टैक के बीच में एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस रहना चाहिए। मान लीजिए आधा मीटर का या फिर ऐसा डिस्टेंस, तो जाके जो वायु संचालन है, वेंटिलेशन है, वो बढ़िया रहेगा। अगर किसान शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज करते हैं तो 1 साल के लिए तो बढ़िया है। और अगर इससे ज़्यादा अगर करना है 3 साल, जिसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, तो उसमें कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे एकदम स्प्रे करना तो सही नहीं रहता, गोदाम में लोग स्प्रे करते हैं, जैसे मेलाथियोन 2% स्प्रे करते हैं। और अगर अपने घर में वो स्टोर कर रहा है तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड का एक टैबलेट आता है। वो क्या होता है, मान लीजिए एक बोरे में 3 ग्राम का टैबलेट अगर दे दिए तो वो क्या होगा, वो टैबलेट से गैस निकल के बाकी जो कीट पतंग है, फफूंद है, उसको कंट्रोल करता है। तो इससे स्टोरेज क्वालिटी बढ़िया रहेगा।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरा। कहा एसएमएस से कर्नाटक को बचाना, एसएमएस मतलब सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कहा ये तीनों कर देंगे कर्नाटक का भविष्य को खराब। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तबीयत में सुधार। 24 तारीख को विधानसभा के दौरे के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। अचानक चक्कर आने के बाद ग्वालियर में किया गया भर्ती। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांगी माफी। सोशल मीडिया में ट्वीट कर जताया बयान पर खेद। कहा किसी की भावना आहत हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान छुटपुट से घने बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पूर्व व दक्षिण पूर्व दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। इस समय खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। इस समय मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। मूंग में हरा मच्छर, माहू जैसिड एफिड, थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 100 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन मक्का, बाजरा, ज्वार की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेदक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेड दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटैक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने
लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देविया, जिला रीवा के हेतराम यादव ने। आपने अजोला उगाने की तकनीक और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाई, यदि आप पशुपालन कर रहे हैं, आपके पास हरे चारे की समस्या हो रही है, तब एक अजोला कंसेप्ट होती है, अजोला हरा चारा के रूप में यूज की जाती है, इसका आप उत्पादन कर सकते हैं। अजोला एक फर्न है जो कि थोड़े से पानी में ही उगाई जाती है। यदि कहीं पर पानी 1/2 फीट भी रहती है, जमा रहती है, वहाँ पर आप अजोला का उत्पादन कर सकते हैं और सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए कोई सीजन या कोई मौसम की आवश्यकता नहीं होती है कि रबी में होगी, खरीफ में होगी, ये सालों भर होती है। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशु के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। इसमें खूबी क्या है, ये पशुओं के लिए क्यों उपयोगी है? इसमें प्रोटीन की मात्रा की जब बात करते हैं तो सूखा भाग, यदि सूखा भाग की बात करते हैं तो सूखा भाग में लगभग 20 से 25% प्रोटीन होती है, जो कि आपके दाने की प्रोटीन से भी अधिक होती है। और ये दलहन वर्ग के जो हरे चारे पाए जाते हैं उससे भी अधिक प्रोटीन की मात्रा इसमें है। ये प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें मिनरल भी अधिक होती है और विटामिन ए, विटामिन B12 इसकी मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण ये पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करती है और एक दूसरे भोजन को भी सुपाच्य करती है। अब इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्पादन करने के लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन के लिए आपको नेट शेड तो बनानी ही पड़ेगी, चूँकि इसके उत्पादन के लिए डायरेक्ट सनलाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े और ज़्यादा ठंड भी ना हो। तो इसके लिए क्या करें, या तो पेड़ की छाँव में या आप नेट शेड ग्रीन जो दिख रहा है आपको, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिएना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक पीट बनानी है, जो कि नीचे प्लास्टिक शीट देकर भी बना सकते हैं और उस पीट में लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर तक की हाइट पर पानी जमा रहनी चाहिए। इतना पानी यदि जमा रहती है, इसके बाद क्या करना है, नीचे में 2 से 3 किलो कच्चा गोबर डाल दें या उपजाऊ खेत है उसकी मिट्टी लाकर नीचे डाल दें, उसको एक बार मिला दें, उसके बाद बैठने दें। बैठने के बाद क्या होगा कि अजोला का कल्चर कहीं से लेकर आएँ और उसमें डाल दें। हो सके तो 100 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट खाद भी डाल दें इसमें, जिससे कि ग्रोथ अधिक मिलेगी। और यदि 6 बाई 4 फीट का यदि आप एक पीट बनाते हैं तो आप 1 किलो अजोला प्रत्येक दिन उत्पादन कर सकते हैं, जो कि
अपने पशुओं को खिलाई जा सकती है। और जितनी क्षमता आपके पास पशु की है उसके अनुसार ऐसा पीट आप बना सकते हैं जिससे कि सालों भर कुछ न कुछ हरा चारा आपके पशु को मिलते रहे। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। तो कम से कम जितना दाना दे रहे हैं 1:1 का रेशियो में, 1:1 के रेशियो में उसको खिला सकते हैं। 4 किलो दाना दे रहे हैं तो 4 किलो आप अजोला भी उसको मिक्स करके खिला सकते हैं। ऐसे 1 से 2 किलो भी यदि मिल जा रही है गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ क्या करना है आपको, लेकिन खिलाने के पहले ध्यान देनी है कि इसमें आप गोबर डालें या मिट्टी डाल रहे हैं तो हो सकता है गोबर का गंध इसमें रहे। तो पीठ से निकालने के बाद इसको क्या करना है, सबसे पहले पानी से 2-3 बार धुलाई कर देना है, जिसके कारण उसका दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पशु को इसको खाने के लिए देना है। और जहाँ तक संभव हो तो इसको भूसा के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, भूसा भी सुपाच्य हो जाएगी। क्योंकि इसकी खुद की पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा सुपाच्य है, तो दूसरे को भी पैलेटेबल ही बना देगी और सुपाच्य भी बना देगी। इसको खिलाने से जो देखा गया है लगभग 20 से 25% तक दूध में बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ साथ दूध की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। और गुणवत्ता के साथ साथ पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, जिसके कारण बीमारी से ही बचाती है। इसलिए कोई भी पशुपालक है तो अजोला का उत्पादन जरूर करें, जिससे कि हमको सालों भर हरा चारा पशु को दे सके और हमारे पशु स्वस्थ रहे। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।